बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्मिस पुरोहित, मुसन्निफ मजहर कलीम M.A. इमरान सीरीज। रिचर्ड अपनी रिहाइशगाह में बने हुए एक ऑफिस में बैठा हुआ था। एक फाइल पढ़ने में मसरूफ था के पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो रिचर्ड ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, रिचर्ड ने कहा। डेविड की कॉल है बॉस। दूसरी तरफ से इसकी फ़ोन सेक्रेटरी की मौदबाना आवाज़ सुनाई दी। कराओ बात, रिचर्ड ने कहा। बॉस, मैं डेविड बोल रहा हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद दूसरी तरफ से डेविड की आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है टाइगर के बारे में? रिचर्ड ने कहा। विक्ट्री बॉस, मिशन मुकम्मल कर लिया गया है। टाइगर फिनिश कर दिया गया है, डेविड ने मुसरत भरे लहजे में कहा। तफसील बताओ, ये सब कैसे हुआ? रिचर्ड ने कहा तो डेविड ने टाइगर के अस्पताल जाने से लेकर इसकी वापस टैक्सी में आकर बैठने और फिर प्रिंसेस सिद्रा की रिहाइशगाह पर जाने के बारे में बताने के साथ ही इससे बताया कि उन्होंने शॉर्टकट इस्तेमाल किया और फिर कॉर्न्स मार्केट से पहले उन्होंने टाइगर की टैक्सी पर मिसाइल फायर कर दिए और टैक्सी ड्राइवर के साथ साथ टाइगर के भी पुर्जे उड़ गए। क्या तुमने कंफर्म किया था कि वो टाइगर ही था और वो वाकई हलाक हो गया है? रिचर्ड ने कहा। यस बॉस, वही टैक्सी थी जो टाइगर ने हायर की थी और टाइगर इसकी ऊपरी सीट पर मौजूद था। रॉक्स ने इसकी शिनाख्त की थी और फिर हमने आगे जाकर कॉर्न्स मार्केट के करीब एक पुलिस ऑफिसर से इसकी हलाकत की कंफर्मेशन भी कर ली, डेविड ने जवाब देते हुए कहा। गुड शो, तुमने वाकई काम किया है, रिचर्ड ने कहा। थैंक्स बॉस, अगर आप हुक्म दें तो इस इमरान का भी खात्मा कर दिया जाए। हमने वो अस्पताल देख लिया है, हम आसानी से इसका खात्मा कर सकते हैं, डेविड ने जवाब देते हुए कहा। इसके लिए मुझे सुपर चीफ से इजाज़त लेना पड़ेगी, इसलिए अभी ठहर जाओ, रिचर्ड ने कहा और इसके साथ ही इसने रिसीवर रख दिया। चलो, रास्ते का एक और कांटा तो दूर हुआ, दूसरा भी हो जाएगा, रिचर्ड ने बड़बड़ाते हुए कहा। इसी में मेज़ की दराज से फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनाई दी तो रिचर्ड समझ गया कि ये स्पेशल फ़ोन पर हेडक्वार्टर से कॉल है। इसने जल्दी से मेज़ की दराज खोली और सुर्ख रंग की फ़ोन निकालकर इसको ऑन किया और फिर इसे कान से लगा लिया। रिचर्ड बोल रहा हूँ, रिचर्ड ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। सुपर चीफ फ्रॉम दिस एंड, दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। सर, हमने इमरान के शागिर्द टाइगर का खात्मा कर दिया है। अब आप इमरान के बारे में हुक्म दें, वो भी हमारे टारगेट पर है और आसानी से इसका खात्मा किया जा सकता है, रिचर्ड ने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा। ये इतनी आसानी से मरने वाले लोग नहीं हैं जितनी आसानी से तुमने सोचा है। इमरान का शागिर्द टाइगर भी इन लोगों में शामिल है। क्या तुमने कंफर्म कर लिया है कि टाइगर वाकई हलाक हो गया है? सुपर चीफ ने कहा। यस चीफ, मुकम्मल और ठोस कंफर्मेशन कर ली गई है, रिचर्ड ने जवाब देते हुए कहा। इमरान को हलाक करने की ज़रूरत नहीं है, हमने इससे काम लेना है और इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया है, सुपर चीफ ने कहा। हुक्म दे सुपर चीफ, आपके हुक्म की तामील होगी, रिचर्ड ने जवाब देते हुए कहा। पहली बात तो यह है कि अब लागोर हेडक्वार्टर ऑफ कर दो और यहाँ काहिरा में हेडक्वार्टर बनाओ। दूसरी बात यह कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि अब मिस्र में रॉजर की जगह चीफ तैनात कर दिया गया है। अब चीफ के तमाम इख्तियारात तुम इस्तेमाल करोगे और मिस्र में नीदरलैंड के तमाम मफादात का ख्याल तुमने रखना है, सुपर चीफ ने कहा। मुझ पर एतमाद करने का शुक्रिया सुपर चीफ, मैं आपकी तवक्कात पर हमेशा पूरा उतरूंगा, रिचर्ड ने मुसरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। अब असल बात भी सुन लो। हमने मिस्र से कदीम तारीखी तख्तियाँ और तारीखी हीरा इसलिए चुराया था कि डॉक्टर कार्लैंड असल तख्तियाँ देकर आर्मिस पुरोहित के मकबरे का महल वकूअ मालूम करना चाहते थे, ताकि इस मकबरे से इस पुरोहित के साथ दफन इंतहाई कसीर मिकदार में सोना और जवाहरात हासिल करके इनसे नीदरलैंड की गिरती हुई मईशत को संभाला जा सके। क्योंकि मिस्र के माहिरीन इस पुरोहित का मकबरा ट्रेस करने में नाकाम रहे हैं, लेकिन डॉक्टर कार्लैंड ने असल तख्तियों को पढ़ने की बेहद कोशिश की है, लेकिन वो आर्मिस पुरोहित का मकबरा ट्रेस नहीं कर सके। फिर किसी न किसी तरह हुकूमत मिस्र को यह भी इल्म हो गया है कि असल कदीम तख्तियाँ और कदीम तारीखी हीरा नीदरलैंड की हुकूमत के पास है। क्योंकि जमाल पाशा ने डॉक्टर कार्लैंड को फ़ोन किया, जब पहली बार इनका फ़ोन आया तो डॉक्टर कार्लैंड शदीद बीमार थे, इसलिए बात ना हो सकी। फिर दोबारा इनका फ़ोन आया तो डॉक्टर कार्लैंड इस वक्त कदरी बेहतर हालत में थे, इसलिए दोनों के दरमियान बात हुई। जमाल पाशा ने डॉक्टर कार्लैंड से शिकायत की कि मिस्र की कदीम तारीखी तख्तियाँ और कदीम तारीखी हीरा नीदरलैंड पहुँच गया है और डॉक्टर कार्लैंड इस पर काम कर रहे हैं। तुम जानते हो कि डॉक्टर कार्लैंड किसी भी सूरत गलत बयानी नहीं करते, इसलिए उन्होंने तख्तियों और हीरे की मौजूदगी को तस्लीम कर लिया। अलबत्ता उन्होंने कहा है कि इन्हें ये इल्म नहीं था कि इन चीज़ों को चुराया गया है और वाकई इन्हें इसका इल्म नहीं था। बहरहाल इनके वादे के मुताबिक हुकूमत ने आज तख्तियाँ और कदीम हीरा वापस जमाल पाशा को मिस्र भिजवा दिया है। जमाल पाशा ने डॉक्टर कार्लैंड को बताया है कि आर्मिस पुरोहित के मकबरे की निशानदही इमरान ने तख्तियों के फ़ोटोग्राफ देखकर की है।
लेकिन वहाँ मकबरा दरियाफ्त नहीं हो सका। मगर इन्हें उम्मीद है कि असल तख्तियाँ सामने रखकर इमरान दासबन इस कदीम मदफून मकबरे का महल वकूअ ट्रेस कर लेगा। इसलिए मैंने तुम्हें इमरान की फौरी हलाकत से मना किया है, सुपर चीफ ने मुसलसल बोलते हुए कहा। लेकिन सुपर चीफ, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? तमाम सोना और जवाहरात तो हुकूमत मिस्र ले जाएगी, रिचर्ड ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। हुकूमत मिस्र इस मकबरे को ट्रेस करने के बाद इसे निकालने के लिए वही तरीका और मशीनरी इस्तेमाल करेगी जो ऐसे मकबरों और अहरामों पर इस्तेमाल की जाती है, और इसके लिए इन्हें पहले से प्लानिंग बनानी होगी और फिर इसके अखराजात हुकूमत मंजूर करेगी। फिर इस मकबरे पर काम शुरू करेगी और इस सारे काम में कम से कम 6 माह लग जाएंगे, जबकि हमारे पास ऐसी जदीद मशीनरी है कि हम मकबरे को ओपन किए बगैर वहाँ मदफून सोना और जवाहरात चंद रोज़ में निकाल लेंगे और किसी को कानो कान खबर तक ना होगी। हमें सिर्फ इस मकबरे का महल वकूअ ट्रेस करना है और बस, सुपर चीफ ने एक बार फिर तफसील से बात करते हुए कहा। सुपर चीफ, जिस मकबरे का महल वकूअ डॉक्टर कार्लैंड और जमाल पाशा जैसे माहिरीन नहीं ट्रेस कर सके, इसे इमरान कैसे ट्रेस करेगा? इमरान कोई माहिर मिस्रियात तो है नहीं, रिचर्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा। जमाल पाशा ने डॉक्टर कार्लैंड से जिस अंदाज में इमरान की तारीफ की है, इससे डॉक्टर कार्लैंड भी बेहद मुतासिर हुए हैं, क्योंकि जमाल पाशा जैसे माहिर अव्वल तो बड़े से बड़े माहिर की तारीफ ही नहीं करते, लेकिन इमरान की तारीफ करने का मतलब है कि वो इससे बेहद मुतासिर हैं। और दूसरी बात यह कि मुझे ज़ाती तौर पर भी मालूम है कि इमरान दुनिया की हर सब्जेक्ट पर जदीद कुतुब का मुताला भी करता है, इसलिए डॉक्टर कार्लैंड को तो शायद यकीन ना हो, लेकिन मुझे यकीन है कि इमरान इस मकबरे का महल वकूअ ट्रेस कर लेगा, सुपर चीफ ने कहा। ठीक है सुपर चीफ, हम इमरान की निगरानी करते रहेंगे ताकि मालूम हो सके कि वो क्या कर रहा है, रिचर्ड ने कहा। नहीं, तुमने हरगिज़ इसकी निगरानी नहीं करानी, वरना वो इस निगरानी करने वाले के ज़रिए तुम तक पहुंच जाएगा। पहले भी उन्होंने रॉजर के ज़रिए मालूम कर लिया है कि तख्तियों और हीरा नीदरलैंड में डॉक्टर कार्लैंड के पास है, और हमें मजबूरन ये सब कुछ वापस करना पड़ा। अब अगर वो तुम तक पहुंच गए तो फिर इन्हें ये मालूम हो जाएगा कि हम इस मकबरे का सामान लूटने का प्रोग्राम बना रहे हैं। फिर वहाँ ऐसे इंतजाम कर दिए जाएंगे कि हम कुछ भी हासिल ना कर सकें, इसलिए तुमने हरगिज़ कोई निगरानी नहीं करनी। जमाल पाशा ने डॉक्टर कार्लैंड से वादा किया है कि अगर मकबरे का महल वकूअ ट्रेस हो तो वो इन्हें फौरी तौर पर इत्तला देंगे, और मुझे मालूम है कि जमाल पाशा साहब जो वादा करते हैं इसे वो पूरा भी करते हैं, इसलिए हमें मालूम हो जाएगा कि फिर तुम्हारे ज़रिए हम वहाँ अपनी मखसूस कार्रवाई डालकर सोना और जवाहरात निकाल लेने में कामयाब हो जाएंगे, सुपर चीफ ने कहा। सुपर चीफ, जैसे आपने हुक्म दिया है वैसे ही होगा, रिचर्ड ने कहा। तो दूसरी तरफ से ओके कहकर रिसीवर रख दिया गया, तो रिचर्ड ने भी एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। इसे बहरहाल खुशी थी कि वो मिस्र में क्राउन ग्रुप का चीफ बन गया है, और ये इसके लिए बहुत बड़ा एहसास था। दफ्तर के अंदाज में सजे हुए कमरे में एक अधेड़ उम्र आदमी मेज़ के पीछे कुर्सी पर बैठा एक फाइल के मुताले में मसरूफ़ था कि पास पड़े हुए इंटरकॉम की घंटी बज उठी। तो इस अधेड़ उम्र आदमी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, अधेड़ उम्र आदमी ने फाइल पर नजर जमाए हुए कहा। जेरार्ड बोल रहा हूँ, क्या आप मुझे 5 मिनट देंगे? दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कोई ख़ास बात? अधेड़ उम्र ने चौंक कर कहा। यस बॉस, बहुत ही ख़ास बात है, जेरार्ड ने जवाब दिया। ओके, आ जाओ, बॉस ने कहा और रिसीवर रख दिया और एक बार फिर फाइल पर झुक गया। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और एक वर्जिशी जिस्म का नौजवान अंदर दाखिल हुआ और इसने बॉस को सलाम किया। बैठो, बॉस ने फाइल बंद करके इसे साइड में पड़ी हुई ट्रे में रखते हुए कहा। बॉस, इंतहाई अहम खबर है जो मैं फ़ोन पर नहीं बता सकता था, इसलिए खुद हाजिर हुआ हूँ, जेरार्ड ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तो बॉस चौंक पड़ा। क्या हुआ है, खुलकर बात करो, बॉस ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा। एंडरसन की तरफ से एक कैमरा नुमा मशीन यहाँ सफारत खाने में भिजवाई गई थी ताकि हम इसे स्पेशल स्टोर में महफूज रखें, क्योंकि इसकी चोरी होने का खदशा था। एंडरसन ने कहा था कि जब मामलात दुरुस्त हो जाएंगे तो फिर वो इसे वापस ले लेगा, जेरार्ड ने बोलते हुए कहा। हाँ, मुझे मालूम है ये सब, तुम कहना क्या चाहते हो, बॉस ने होंठ चबाते हुए कहा। मिस्र की सीक्रेट सर्विस की रुकन प्रिंसेस सिद्रा इस मशीन को यहाँ से वापस हासिल करना चाहती है, और इसके लिए मार्टी से इसकी बात हुई है और मार्टी मान भी गया है, जेरार्ड ने कहा। तो बॉस बेख्तियार उछल पड़ा। ये क्या कह रहे हो, ये कैसे मुमकिन है, बॉस ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, मेरे पास इसका सबूत है, जेरार्ड ने कहा। क्या सबूत है, बॉस ने कहा। तो जेरार्ड ने जेब से एक माइक्रोटेप निकालकर बॉस के सामने रख दिया। ये सुन लें, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, जेरार्ड ने कहा, और इसके साथ ही इसने दूसरी जेब से माइक्रोटेप रिकॉर्डर निकालकर मेज पर रखा और फिर माइक्रोटेप को रिकॉर्डर में लगाकर इसने बटन प्रेस कर दिया, और फिर जैसी गुफ्तगू का आगाज हुआ तो बॉस बेख्तियार उछल पड़ा। ये तो मार्टी की आवाज़ है, ये औरत कौन है, बॉस ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये मकामी सीक्रेट सर्विस की रुकन प्रिंसेस सिद्रा है,
जेरार्ड ने जवाब दिया तो बॉस का चेहरा हैरत और तशवीश की ज्यादती से बिगड़ता चला गया। जब गुफ्तगू खत्म हुई तो जेरार्ड ने रिकॉर्ड ऑफ कर दिया और इसमें से टेप निकालकर टेप अलहदा जेब में डाल ली और रिकॉर्डर दूसरी जेब में रख लिया, जबकि बॉस के चेहरे पर शदीद गुस्से के तासुरात नुमाया थे। वो सकते के से आलम में बैठा था। बॉस, हमें इस डील को शिकस्त देनी है, और ना सिर्फ शिकस्त देनी है बल्कि इसे रंगे हाथों पकड़ना भी है, जेरार्ड ने कहा। ओह ओह, ये तो मुल्क के साथ गद्दारी है, वाज़ेह गद्दारी, और मुझे मार्टी से हरगिज़ ये तवक्का ना थी। वेरी बैड। कहाँ है इस वक्त मार्टी? मैं इसे अपने हाथों से गोली मारूंगा। मैं सफारत खाने का सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ और मेरा ये असिस्टेंट दुश्मनों को यहाँ ला रहा है। वेरी बैड, बॉस ने घबराते हुए लहजे में कहा। बॉस, आपको बखूबी इल्म है कि मार्टी आली जनाब सफ़ीर साहब का ख़ास आदमी है, इसलिए अगर हमने पहले इसे पकड़ा तो इसने इन सब बातों से मुकर जाना है। इसलिए इसे रंगे हाथों पकड़ा जाए, बाकायदा इसकी फिल्म बनाई जाए, तो फिर इसको सज़ा दिलवाई जा सकती है, जेरार्ड ने जवाब देते हुए कहा। ये टेप जो है, क्या इसे तस्लीम नहीं किया जाएगा? बॉस ने कहा। मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर में नकली आवाज़ें बनाई जा सकती हैं, लेकिन फिल्म से वो मुकर ना सकेगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि गद्दार को इसके जुर्म की लाजमन सज़ा मिलनी चाहिए, जेरार्ड ने कहा। तुमने ये टेप कहाँ से हासिल किया? बॉस ने पूछा। मार्टी ने अपने लिए अलहदा खुसूसी फ़ोन रखा हुआ है, जिस पर मुझे शक था कि ये आदमी किसी गलत काम में मसरूफ़ है, इसलिए मैंने इसके स्पेशल फ़ोन को चेक करने के लिए खुसूसी मशीनरी यहाँ नस्ब करा दी। इस स्पेशल फ़ोन पर जो बातचीत होती रही वो टेप कर ली जाती थी। आज ये गुफ्तगू सामने आ गई, जेरार्ड ने जवाब दिया। गुड, तुम जैसा आदमी ही सिक्योरिटी के लिए दोस्त आदमी होता है। मैं इस मार्टी की जगह तुम्हें असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर बना दूंगा। अब तुम बताओ कि तुम्हारे जहन में क्या प्लानिंग है? बॉस ने कहा। बॉस, ये बात तो तय है कि मार्टी प्रिंसेस सिद्रा को या इसके किसी साथी को जीरो वे खोलकर अंदर ले जाएगा और फिर सीधा स्पेशल स्टोर एरिया तक पहुंचा देगा। इसके बाद जैसे कि टेप में गुफ्तगू मौजूद है, वो खुद हट जाएगा और आगे प्रिंसेस सिद्रा का काम होगा। हम जीरो वे के आगाज़ पर खुसूसी कैमरा नस्ब कर देंगे। इस तरह स्पेशल स्टोर तक कैमरे मौजूद होंगे जो सारी फिल्म तैयार कर लेंगे। फिर मार्टी जब हट जाएगा तो इसे खामोशी से गिरफ्तार कर लिया जाएगा और प्रिंसेस सिद्रा और इसके साथी अगर कोई हुआ तो इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चूंकि इस सारे वाक़े की फिल्म मौजूद होगी, इसलिए मकामी हुकूमत को भी सफारत खाने से माफ़ी मांगना पड़ेगी और मार्टी को भी करार वाक़ई सज़ा मिल जाएगी, जेरार्ड ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन तुम ये बात भूल रहे हो कि प्रिंसेस सिद्रा का ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से है और वो इंतहाई तरबियत याफ्ता होगी, और अगर इसका कोई साथी भी हुआ तो वो भी तरबियत याफ्ता होगा। और हम सिक्योरिटी से मुतालिक ज़रूर हैं, लेकिन सीक्रेट सर्विस जैसे तरबियत याफ्ता नहीं है, इसलिए उल्टा काम ना हो जाए कि वो मशीन भी ले जाए और हमारे आदमियों को भी हलाक कर दें, बॉस ने कहा। आपकी बात दुरुस्त है बॉस। फिर ऐसा हो सकता है कि हम अपने 2 तरबियत याफ्ता आदमी स्पेशल स्टोर के अंदर बिठा दें। हमारे पास 6 तरबियत याफ्ता अफराद मौजूद हैं। अगर ये लोग इस स्पेशल स्टोर में दाखिल होने में कामयाब हो जाएं तो अंदर ही इन्हें काबू कर लिया जाए या हलाक कर दिया जाए। इस तरह ये साबित हो जाएगा कि ये लोग मार्टी की गद्दारी की वजह से अंदर पहुंच जाने में कामयाब हो गए थे, और अगर ये लोग अंदर दाखिल ना हो सकें तो इन्हें बाहर ही से बेहोश कर दिया जाए, फिर इन्हें गिरफ्तार या हलाक किया जा सकता है, जेरार्ड ने कहा। सीक्रेट सर्विस के अरकान को हलाक करना बेहतर नहीं रहेगा, बॉस ने कहा। बॉस, अगर हमने इन्हें हलाक ना किया तो फिर ये लोग आज़ाद हो जाएंगे और फिर ये हमसे इंतकाम लेंगे। हम इन्हें सफारत खाने के अंदर हलाक करने में हक बजाने होंगे, जेरार्ड ने कहा। मुझे लगता है कि तुम हर सूरत में मार्टी को हलाक करने के लिए ये सब कुछ कह और कर रहे हो, बॉस ने कहा। ऐसी बात नहीं है बॉस, मैं मुल्क से गद्दारी करने वाले को सज़ा दिलवाना चाहता हूँ, क्योंकि जो मुल्क का गद्दार है वो सबका गद्दार है, जेरार्ड ने जवाब देते हुए कहा। ओके, मैं तुम्हें इस सारे मिशन का चार्ज देता हूँ। तुम बेहतरीन तरबियत याफ्ता गार्ड्स को स्पेशल स्टोर के अंदर पहुँचा दो। इन्हें कह देना कि वो हतल वसा कोशिश करें कि वो आने वालों को गिरफ्तार करने की कोशिश करें, और मजबूरी के आलम में इन्हें हलाक करने की भी इजाज़त होगी, और इसके साथ साथ इस सारी कार्रवाई की बाकायदा फिल्म बंदी की जाए, बॉस ने फैसला कुन लहजे में कहा। यस बॉस, आपके हुक्म की तामील होगी, जेरार्ड ने कहा। सुनो, मार्टी को तुमने हलाक नहीं करना। इसके खिलाफ तमाम सबूत हासिल कर लेने के बाद बाकायदा मुकदमा चलेगा, फिर इसे सज़ा होगी, बॉस ने कहा। ठीक है बॉस, जेरार्ड ने उठते हुए कहा। इस होटल जहाँ इनकी मीटिंग हो रही है वहाँ जाने या इसकी निगरानी करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बहरहाल आना तो है, यहीं इनसे निपटने के फुल प्रूफ इंतजाम करो, बॉस ने कहा। यस बॉस, जेरार्ड ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा और वापस मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। आधी रात का वक्त था। सड़क पर तेजी से दौड़ती हुई कार इस इलाके की तरफ बढ़ी चली जा रही थी जहां हांगरी का सफारत खाना था, जिसके स्पेशल स्टोर में वो कैमरा नुमा मशीन मौजूद थी जो ज़ेरे ज़मीन मदफून खजानों की अक्सबंदी कर लेती थी। कार की ड्राइविंग सीट पर प्रिंसेस सिद्रा थी, जिसने जीन्स की पैंट और जीन्स की बनी हुई लेडीज जैकेट पहन रखी थी,
जबकि साइड सीट पर टाइगर बैठा हुआ था। इसने भी जीन्स की पैंट और जीन्स की जैकेट पहन रखी थी। मार्टी से उन्होंने होटल के स्पेशल रूम में तफसीली मुलाकात की थी और वहीं मार्टी को $10 लाख का गारंटेड चेक भी दिया था। और मार्टी ने इन्हें हाथ से बने हुए नक्शे की मदद से सफारत खाने में मौजूद स्पेशल स्टोर का महलवकू समझाया और साथ ही बता दिया कि एक ऐसा रास्ता भी है जिसके ज़रिए किसी की नज़रों में आए बगैर बराह रास्त स्पेशल स्टोर तक पहुंचा जा सकता है। और इस रास्ते को बकौल मार्टी के 0 वे कहा जाता है। जहां तक स्पेशल स्टोर का ताल्लुक है तो इसमें साइंसी हिफाजती इंतजाम नस्ब हैं, इसलिए यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं होता। मार्टी ने इन्हें स्पेशल स्टोर तक पहुँचाने की हामी भर ली थी, जिसे टाइगर ने कबूल कर लिया था। जब आधी रात का वक्त इनके दरमियान तय हो गया और अब इस वक्त दोनों इस जगह पहुंचने के लिए आगे बढ़े चले जा रहे थे जो जगह इनके दरमियान तय हुई थी। साइंसी हिफाजती इंतजामात और तनसीबात से निपटने के लिए टाइगर ने क्रॉस ज़ीरो मशीन हासिल कर ली थी, जो इंतहाई ताकतवर साइंसी तनसीबात को भी ज़ीरो कर देती है। इसलिए इन साइंसी हिफाजती इंतजामात के बारे में इन्हें कोई फिक्र ना थी। टाइगर, क्या तुम इस मशीन को पहचानते हो कि ये किस किस्म की और किस टाइप की है? अचानक खामोश बैठी प्रिंसेस सिद्रा ने साथ बैठे टाइगर से मुखातिब होकर कहा। मैंने आज तक इसे देखा ही नहीं, लेकिन सिर्फ इतना मालूम है कि ये मशीन कैमरे के अंदाज में बनाई गई है और स्पेशल स्टोर में कैमरा रखने की कोई जगह नहीं हो सकती। इसलिए स्पेशल स्टोर में मौजूद कैमरा ही वो मशीन होगी जो हमारी मतलूबा चीज़ है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। मुझे ये शख्स मार्टी बेहद लालची और अय्यार लगता है। ऐसा ना हो कि ये हमें धोखा दे रहा हो, प्रिंसेस सिद्रा ने कहा। हमें बस वो इसे स्पेशल स्टोर तक पहुंचा दे, फिर जो होगा देख लेंगे, टाइगर ने लापरवाही से बात करते हुए कहा। तो प्रिंसेस सिद्रा ने बुरा सा मुंह बना लिया। तुम्हारी ये लापरवाही मुझे अच्छी नहीं लगती। चंद लम्हों की खामोशी के बाद प्रिंसेस सिद्रा ने कहा। तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। हंस क्यों रहे हो? प्रिंसेस सिद्रा ने गुस्सीले लहजे में कहा। मुझे इस बात पर हंसी आ रही है कि मेरा तुमसे वक्ती ताल्लुक है। ये मिशन ख़त्म होते ही मैं वापस पाकिस्तान चला जाऊंगा और तुम यहाँ रहोगी, और मालूम नहीं कि ज़िंदगी में दोबारा कभी मुलाकात होती है या नहीं। और तुम इस तरह बातें कर रही हो जैसे हमने बकिया सारी ज़िंदगी साथ रहना है। ऐसे ही लोग ऐसी बातें करते रहते हैं कि मुझे तुम्हारी ये आदत पसंद नहीं है, या मुझे तुम्हारी इस आदत से चिढ़ है, या तुम्हारा घर से देर आना मुझे पसंद नहीं है, टाइगर ने तफसील से बात करते हुए कहा। तुम इंतहाई कठोर दिल क्यों हो? क्या जब तक हम इकट्ठे हैं अच्छी बातें नहीं कर सकते? प्रिंसेस सिद्रा ने मुंह बनाते हुए कहा। कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठा हूँ और हम दोनों बड़े बेतकल्लुफाना अंदाज में बातें कर रहे हैं, और क्या करें? टाइगर ने झटकेदार लहजे में कहा। तुम नहीं समझ सकते, तुम कठोर हो, कतई कठोर। बहरहाल ये बताओ कि तुमने नीदरलैंड जाना है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं? प्रिंसेस सिद्रा ने बड़े उम्मीद भरे लहजे में कहा। यहाँ से जिंदा बच गए तो वहाँ भी चले जाएंगे, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो प्रिंसेस सिद्रा बेख्तियार उछल पड़ी और इसके इस तरह उछलने से गाड़ी बेकाबू सी हो गई, लेकिन प्रिंसेस सिद्रा ने जल्दी इस पर काबू पा लिया। ये क्या कह रहे हो? यहाँ क्या मसला है? प्रिंसेस सिद्रा ने होठ चबाते हुए कहा। तुम खुद ही तो कह रही थी कि मार्टी तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक लालची और अय्यार आदमी है, इसलिए हो सकता है कि वो हमें फंसा दे। इस तरह वो रकम भी कमा लेगा और अपने मुल्क के लिए नेक नामी भी, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इसका खून पी जाऊंगी अगर इसने हमें धोखा दिया, प्रिंसेस सिद्रा ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। अच्छा, तो तुम खून भी पीती रहती हो, टाइगर ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। तुम नॉनसेंस हो, मैं महावरतन कह रही हूँ, प्रिंसेस सिद्रा ने गुस्सीले लहजे में कहा। मुझे नॉनसेंस कह रही हो? ठीक है, कार रोको, मैं वापस जा रहा हूँ। मुझे इस मशीन से क्या दिलचस्पी हो सकती है? इस मशीन से काम तो मिस्र ने लेना है, टाइगर ने कहा। तुम ले जाना मशीन और अपने मुल्क में मदफून खजाने निकाल लेना, बस अब तो खुश हो, प्रिंसेस सिद्रा ने ऐसे लहजे में कहा जैसे बड़े बच्चों को बहलाया करते हैं, और टाइगर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। इसी में कार ने एक मोड़ काटा तो वो इस सड़क पर आ गए जिस पर हांगरी का सफारत खाना मौजूद था। थोड़ी देर बाद वो हांगरी के सफारत खाने की शानदार इमारत के सामने से गुजरे। वहाँ इंतहाई सख्त इंतजामात नजर आ रहे थे। वो चूंकि वहाँ रुके नहीं थे इसलिए आगे बढ़ते चले गए। कुछ फासले पर जाकर वो दाएं हाथ मुड़ गए और फिर काफ़ी आगे जाकर प्रिंसेस सिद्रा ने कार एक पब्लिक पार्किंग में मोड़ दी। यहाँ बहुत थोड़ी कारें मौजूद थीं। इनकी कार जैसे ही रुकी, चंद कारें छोड़कर एक सुर्ख रंग की कार से मार्टी बाहर आ गया। वो अपने असल चेहरे में ही था, वो पहले से यहाँ मौजूद था। टाइगर और प्रिंसेस सिद्रा भी कार से नीचे उतर आए। क्या ठीक है? प्रिंसेस सिद्रा ने मार्टी की तरफ बढ़ते हुए कहा। हाँ, इस वक्त वैसे भी सब सोए हुए होंगे, आए, मार्टी ने कहा और सड़क की तरफ बढ़ने लगा। टाइगर और प्रिंसेस सिद्रा इसके पीछे थे और फिर थोड़ी देर बाद वो तीनों सफारत खाने के उकुब में मौजूद गली में दाखिल हुए। सफारत खाने की ऊंची फसील नुमा दीवार की जड़ में एक खास जगह पर मार्टी ने पैर मारा तो हल्की सी सरसराहट के साथ ही दीवार के साथ गली के फर्श का एक हिस्सा खुल गया।
मार्टी ने झुककर इसे झटके से उठाया तो वो किसी संदूक के ढक्कन की तरह खुलता चला गया और सीढ़ियाँ नीचे जाती दिखाई दे रही थीं, जो काफ़ी नीचे जाकर साइड पर मुड़ गईं, और वो वहाँ बाकायदा एक सुरंग नुमा रास्ता था। आओ, मार्टी ने कहा और फिर सीढ़ियाँ उतरकर वो नीचे पहुँच गया। वो दोनों भी इसके पीछे सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे पहुँच गए तो मार्टी ने एक कोने में पैर मारा तो फिजा में उठा हुआ ढक्कन बगैर किसी आवाज़ के बंद हो गया। इसके साथ ही मार्टी ने हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च जला ली। वो पहले से इसे ले आया था क्योंकि ये बात इसे ही मालूम थी कि यहाँ अंधेरा हो सकता है। टॉर्च की रोशनी में वो काफ़ी तवील सुरंग से गुजरकर एक बरामदे में पहुँच गए जहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थीं। मार्टी ने एक साइड पर पैर मारा तो इन्हें ऊपर से सराहट की आवाज़ सुनाई थी और इसके साथ ही वहाँ हल्की सी रोशनी फैल गई। सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थीं। आइए, मार्टी ने कहा और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगा। टाइगर और प्रिंसेस सिद्रा इसके पीछे थे। चंद लम्हों बाद वो एक और बरामदे में पहुंच गए जिसके सामने एक तंग सी राहदारी थी और राहदारी के इख्तिताम पर एक दरवाज़ा था। ये स्पेशल स्टोर का दरवाज़ा है। मैंने वादे के मुताबिक आपको यहाँ तक पहुँचा दिया है। अब मैं वापस जा रहा हूँ, मार्टी ने कहा और इसके साथ ही वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता चला गया और फिर सुरंग में मुड़कर गायब हो गया। टाइगर ने जेब से क्रॉस जीरो मशीन, जो रिमोट कंट्रोल जितने साइज़ की थी, निकालकर इसे ऑन किया तो पहले इस पर सब्ज रंग का बल्ब जलने लगा और फिर चंद लम्हों बाद यकलख झमाके से सुर्ख हो गया। आओ, तमाम तनसीबात ज़ीरो हो चुकी हैं, टाइगर ने मशीन को वापस जेब में डालते हुए कहा और फिर आगे बढ़ने लगा। प्रिंसेस सिद्रा इसके साथ साथ आगे बढ़ने लगी। इसके चेहरे पर संजीदगी की तह नुमायाँ थी। ये दरवाज़ा तो लॉक्ड होगा, प्रिंसेस सिद्रा ने कहा। तो क्या हुआ? मेरे पास ऐसी तार है जिसकी मदद से हर तरह के ताले आसानी से खुल जाते हैं, टाइगर ने जवाब दिया। तुम हो क्या, हर काम में माहिर हो? प्रिंसेस सिद्रा ने कहा तो टाइगर सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। दरवाजे के करीब पहुंचकर टाइगर ने जैकेट की अंदरूनी छोटी जेब में मौजूद एक तार निकाला। मुझे तो ये खुला हुआ लगता है, इसलिए लम्हे साथ खड़ी प्रिंसेस सिद्रा ने कहा और हाथ बढ़ाकर दरवाजे का हैंडल नीचे करके दबाया तो दरवाज़ा वाकई खुलता चला गया। ओह वाकई, टाइगर ने कहा और तार को वापस अंदरूनी जेब में रखते हुए कहा और आगे बढ़ गया। प्रिंसेस सिद्रा इसके पीछे अंदर दाखिल हुई। कमरे में अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वो दोनों अंदर पहुंचे यकलख चड़क की आवाज़ के साथ ही इस बड़े कमरे में इस कदर तेज़ रोशनी फैल गई कि इन दोनों को चंद लम्हों के लिए नज़र आना ही बंद हो गया और फिर इससे पहले कि वो संभलते इन दोनों की नाक में कोई नामानूस सी बू घुसती चली गई और इसके साथ ही इन दोनों के जहन यकलख इसी तरह तारीक पड़ गए जैसे कैमरे का शटर बंद होता है। लेकिन दूसरे ही लम्हे टाइगर के जहन में रोशनी के एक झमाके से फैलती चली गई और इसके साथ ही टाइगर ने हरकत में आने की कोशिश की, लेकिन ये महसूस करके इसे एक ज़ोरदार झटका लगा क्योंकि इसने देख लिया था कि वह कुर्सी पर रस्सियों से बंधा हुआ बैठा है। इसने तेज़ी से गर्दन घुमाई तो साथ ही कुर्सी पर प्रिंसेस सिद्रा भी मौजूद थी, लेकिन इसकी गर्दन ढलकी हुई थी, जबकि इसके साथ एक और कुर्सी पर मार्टी भी मौजूद था और इसकी गर्दन भी ढलकी हुई थी। इसके करीब एक आदमी हाथ में इंजेक्शन लिए खड़ा था और सुई मार्टी के बाजू में थी। कमरे में दो मुसल्लह अफराद दरवाजे के साथ बड़े चाकू चौबंद अंदाज में खड़े थे, जबकि सामने चंद फीट के फासले पर दो कुर्सियां रखी हुई थीं जिनका रुख इनकी तरफ था। दोनों कुर्सियां खाली थीं। इसी लम्हे टाइगर के साथ बैठी हुई प्रिंसेस सिद्रा के मुंह से कराह निकली और इसके जिस्म में हरकत के आसार नजर आने लगे, जबकि मार्टी को इंजेक्शन लगाकर वो आदमी मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया और फिर इसने दरवाज़ा खोला और कमरे से बाहर चला गया। अब कमरे में दो मुसल्लह अफराद मौजूद थे जो दरवाजे के करीब ही खड़े थे। टाइगर ने अपने जिस्म के गिर्द बंधी हुई रस्सी को खोलने के लिए इसे चेक करना शुरू कर दिया। जिस अंदाज में रस्सी इसके जिस्म के गिर्द बांधी गई थी, इससे तो यही लगता था कि ये लोग इस मामले में अनाड़ी हैं, क्योंकि रस्सी आम से अंदाज में बांधी गई थी। लेकिन बहरहाल जब तक इसकी गांठ ना मिलती इसे खोला ना जा सकता था। थोड़ी देर बाद मार्टी ने भी कराते हुए हरकत की और फिर इसी लम्हे प्रिंसेस सिद्रा ने आंखें खोल दी और इसके साथ ही इसने उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है इसे भी रस्सी से बांधा गया था, इसलिए वो भी सिर्फ कसमसा कर ही रह गई। फिर से गर्दन घुमाई तो वो टाइगर को देखकर चौंक पड़ी। ये क्या है? प्रिंसेस सिद्रा ने रुक रुक कर कहा। हमें बाकायदा ट्रैप किया गया है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। मगर ये मार्टी, ये खुद भी तो यहाँ है, प्रिंसेस सिद्रा ने हैरत भरे लहजे में कहा। इस वक्त मार्टी होश में आने की कैफियत से गुजर रहा था। हो सकता है कि ये ड्रामा हो या फिर कोई और मसला हो, लेकिन हमने रस्सियाँ खोलनी हैं, वरना कुछ भी हो सकता है, टाइगर ने कहा। ये सब क्या है? ओह, ये मुझे क्यों बांधा गया है? यकलख मार्टी ने होश में आकर साथ बैठे टाइगर और प्रिंसेस सिद्रा की तरफ देखते हुए इस तरह चीख कर कहा जैसे इसको बांधने का जुर्म टाइगर और प्रिंसेस सिद्रा ने किया हो। फिर इससे पहले कि टाइगर या प्रिंसेस सिद्रा इसकी बात का जवाब देते,
दरवाजा खुला और एक वर्जिशी जिस्म का नौजवान अंदर दाखिल हुआ। जेराड, जेराड, ये सब क्या है? ये मुझे यहाँ क्यों बांधा गया है? किसने बांधा है? छोड़ो मुझे। इस आदमी के अंदर दाखिल होते ही मार्टी ने चीख चीख कर बोलते हुए कहा, खामोश बैठो, अभी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर खुद आ रहे हैं, तुम्हारे बारे में वो फैसला खुद करेंगे। तुमने इन दोनों को स्पेशल स्टोर तक मुआवजा लेकर पहुंचाया है, तुमने अपने मुल्क से गद्दारी की है। और ये भी सुन लो कि इस प्रिंसेस सिद्रा जो इस वक्त यूरोपीय मेकअप में है के साथ तुमने स्पेशल फ़ोन पर जो गुफ्तगू की है वो हमारे पास टेप शुदा मौजूद है। और इसके बाद ज़ीरो वे से लेकर स्पेशल स्टोर तक खुफिया कैमरे नस्ब थे, इसलिए तुम्हारी और इन दोनों की फिल्म भी मौजूद है। आने वाले जेराड ने बड़े तंजिया लहजे में जवाब देते हुए कहा, और इसके साथ ही वो कुर्सी पर बैठ गया। नहीं नहीं, ये सब गलत है, ये तुम बेटी की वजह से मुझसे हसद कर रहे हो, मार्टी ने चीख कर कहा। लेकिन इससे पहले कि जेराड कोई जवाब देता, दरवाजा पर एक अधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। बॉस, बॉस, मैं बेकसूर हूँ, ये सब इस जेराड का ड्रामा है, बेटी की वजह से ये मुझसे हसद करता है, मार्टी ने यकलक चीख चीख कर बोलते हुए कहा। लेकिन अधेड़ उम्र आदमी ने कोई जवाब ना दिया और आकर सामने कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हारे खिलाफ नाकाबिल तर्दीद सबूत मौजूद हैं और तुम्हारी जेब से वो गारंटेड चेक भी मिल गया है जो तुमने मुल्क के खिलाफ गद्दारी करते हुए इनसे हासिल किया था। जेराड तो तुम्हें फौरी तौर पर मौत के घाट उतारना चाहता था, लेकिन मैंने इसे रोक दिया और तुम सबको इसलिए यहाँ बांध दिया गया है कि मोहतरम सफ़ीर साहब अपने मिलिट्री अताशी के साथ यहाँ आकर इस सारी सूरत हाल को देखकर तुम तीनों के बारे में कोई फैसला करेंगे। बॉस ने मार्टी की बात का जवाब देते हुए कहा। बॉस, इन तीनों के खिलाफ सबूत मौजूद हैं, इन्हें गोलियों से उड़ा देना चाहिए, जेराड ने कहा। मोहतरम सफ़ीर साहब जो फैसला करेंगे वही होगा, बॉस ने जवाब देते हुए कहा। और जेराड होंठ भेजकर खामोश हो गया। और फिर थोड़ी देर बाद ही दरवाज़ा खुला और एक खासी उम्र का आदमी जिसने सूट पहना हुआ था अंदर दाखिल हुआ तो जेराड और इसका बॉस दोनों एक झटके से उठे और एक तरफ हटकर मौदबाना अंदाज में खड़े हो गए। टाइगर समझ गया कि आने वाला मिस्र में हांगरी का सफ़ीर है। इसके पीछे हांगरी की मखसूस फौजी वर्दी में मलबूस एक पुख्ता उम्र का आदमी था। इसके साइड होल्स्टर में मशीन पिस्टल मौजूद था। वो दोनों अंदर आकर कुर्सियों पर बैठ गए। पूरी सूरत हाल बताओ, खासतौर पर मार्टी के बारे में, सफ़ीर ने कहा तो जेराड ने तफसील बताना शुरू कर दी। मैंने रस्सियाँ खोल ली हैं टाइगर, अचानक साथ बैठी हुई प्रिंसेस सिद्रा ने आहिस्ता से कहा। तो टाइगर भी इख्तियार चौंक पड़ा। हालांकि इसने अब तक बेहद कोशिश की थी, लेकिन इसे अब तक गांठ ना मिल सकी थी। न जाने ये गांठ कहाँ थी, इसलिए वो रस्सियाँ खोलने में नाकाम रहा था। तुम हमला ना करना, ये तुम्हें मार देंगे, टाइगर ने आहिस्ता से कहा। लेकिन अभी इसका फिक्रा खत्म हुआ था कि यकलक प्रिंसेस सिद्रा एक झटके से उठ खड़ी हुई। इसके जिस्म के गिर्द मौजूद रस्सियाँ खुलकर नीचे जा गिरी तो वहाँ मौजूद अफराद बेख्तियार चौंक पड़े। इन सबके चेहरों पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे कि प्रिंसेस सिद्रा ने यकलक जंप लगाया और दूसरे लम्हे वो सफ़ीर समेत एक धमाके से फर्श पर जा गिरी। सफ़ीर के हलक से चीख निकल गई। प्रिंसेस सिद्रा ने नीचे गिरते ही कलाबाजी खाई, लेकिन इससे पहले कि वो सीधी खड़ी होती, सफ़ीर के मिलिट्री अटाशी ने बिजली की सी तेज़ी से साइड होल्स्टर से मशीन पिस्टल निकालकर इस पर फायर खोल दिया। लेकिन एन इसी लम्हे प्रिंसेस सिद्रा ने इंतहाई हैरतअंगेज़ चुस्ती और फुर्ती का मुजाहरा करते हुए फिजा में जंप लगाया और गोलियां एक कतार की सूरत में इसके नीचे से गुजर गईं। और फिर इससे पहले कि मिलिट्री अताशी हाथ ऊंचा करता, प्रिंसेस सिद्रा ने इसे छाप लिया। और फिर टाइगर भी ये देखकर हैरान रह गया कि प्रिंसेस सिद्रा ने इंतहाई हैरतअंगेज़ अंदाज में मिलिट्री अताशी को दरवाजे के साथ खड़े मुसल्लह अफराद जो अब कांधों से लटकी हुई मशीन गनें उतार चुके थे पूरी कुव्वत से उछाल दिया और वो दोनों मिलिट्री अताशी से टकराकर चीखते हुए नीचे गिरे कि प्रिंसेस सिद्रा ने नीचे गिरते हुए मशीन पिस्टल को एक पलक झपकने में उठाया और एक बार फिर फायरिंग की तेज़ आवाज़ के साथ ही सबसे पहले जेराड और इसका बॉस, फिर सफ़ीर और इसके बाद तेज़ी से उठते हुए मिलिट्री अताशी और दोनों मुसल्लह गार्ड्स इसकी फायरिंग का निशाना बनकर चीखते हुए नीचे गिरते चले गए। प्रिंसेस सिद्रा ने चंद लम्हों में ही वहाँ कत्लेआम कर दिया था। इसके साथ ही इसका हाथ तेज़ी से घुमा और दूसरे लम्हे गोलियों की बौछार मार्टी के सीने पर पड़ी और वो भी अधूरी चीख मारकर चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। इसके साथ ही प्रिंसेस सिद्रा तेज़ी से टाइगर की तरफ बढ़ी और इसके उकुब में जाकर इसने चंद लम्हों में इसके उकुब और गर्दन के करीब मौजूद गांठ खोल दी। गुच्छो प्रिंसेस सिद्रा, तुमने वाकई कारनामा अंजाम दिया है, टाइगर ने रस्सियाँ खोलकर तेज़ी से उठते हुए कहा। थैंक्स, अब हमें फौरी यहाँ से निकलना है, प्रिंसेस सिद्रा ने कहा। नहीं, हमने वो मशीन लेनी है, आओ, टाइगर ने कहा और तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। वहाँ फर्श पर पड़ी हुई मशीन गन इसने उठा ली। फिर आगे बढ़कर इसने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका तो बाहर एक राहदारी थी जो आगे जाकर दाएं हाथ पर घूम जाती थी और वहाँ मौजूद एक कैमरा टाइगर की नज़रों में चढ़ गया। आओ, हम स्पेशल स्टोर से करीब हैं, क्योंकि वो जेराड बता रहा था कि इसने यहाँ कैमरे नस्ब कर रखे हैं और मैंने एक कैमरा चेक कर लिया है, टाइगर ने कहा
और तेजी से बाहर आकर दौड़ता हुआ वो दाएं तरफ को मुड़ता चला गया। प्रिंसेस सिद्रा ने इसके पीछे बाहर आकर मुड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि कोई गुजरने वाला अंदर पड़ी लाशें ना देख सके। और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों एक बार फिर एक राहदारी के सिरे पर मौजूद थे जहाँ स्पेशल स्टोर की राहदारी थी। टाइगर ने जेब में हाथ डालकर देखा तो इसे ये महसूस करके इत्मीनान हुआ कि इसकी जेब में क्रॉस जीरो मशीन मौजूद थी। इसका मतलब था कि इन्हें बेहोश करके बांधने से पहले या बाद में इनकी तलाशी नहीं दी गई। तुम मशीन ले आओ, मैं यहीं रुकती हूँ ताकि कोई अचानक आ ना जाए, प्रिंसेस सिद्रा ने कहा तो टाइगर सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। इसने दरवाजे को दबाकर खोलने की कोशिश की लेकिन इस बार दरवाज़ा लॉक था। टाइगर ने जैकेट के अंदरूनी जेब से मखसूस तार निकाली और इसे लॉक करके की होल में डालकर मखसूस अंदाज में दाएं बाएं घुमाना शुरू कर दिया। चंद लम्हों की कोशिश के बाद खटक की आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही दरवाज़ा खुलता चला गया। टाइगर अंदर दाखिल हुआ। ये खासा बड़ा हॉल नुमा कमरा था जिसकी दीवारों में बड़े बड़े सेफ नस्ब थे। तकरीबन 10 के करीब सेफ मौजूद थे। टाइगर को चूंकि मालूम ही ना था कि इन 10 सेफ्स में से किस में वो मशीन मौजूद है, इसलिए इसने इन सबको तोड़कर खोलने का फैसला कर लिया। इसने हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन की नाल का सिरा एक सेफ के लॉक पर रखा और ट्रिगर दबा दिया। तड़तड़ाहट की आवाज़ के साथ ही लॉक टूट गया तो टाइगर ने सेफ खोला लेकिन इसमें फाइलें भरी हुई थीं। टाइगर ने दूसरे सेफ का लॉक तोड़कर इसे खोला लेकिन इसमें भी वो कैमरा नुमा मशीन मौजूद ना थी। और फिर चौथे सेफ में मौजूद कैमरा इसे नज़र आ गया। इसने इसे उठाया और फिर इसे चंद लम्हे गौर से देखने के बाद इसके चेहरे पर इत्मीनान की तासुरात उभर आए। इसने इसे कांधे से लटकाया और फिर तेज़ी से मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लेकिन अभी वो दरवाजे से बाहर आया ही था कि इसने फायरिंग की तेज़ आवाज़ें सुनी। इसके साथ ही एक नुस्वानी चीख सुनाई दी तो टाइगर दौड़ता हुआ इस तरफ को बढ़ गया जहाँ प्रिंसेस सिद्रा को वो छोड़ गया था। इसी लम्हे एक बार फिर फायरिंग हुई और गोलियां इसके सर के ऊपर से छूती हुई गुजर गईं। तो टाइगर ने हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल का रुख सीधा किया और फायर खोल दिया। दूसरी तरफ से एक इंसानी चीख सुनाई दी और फिर किसी के नीचे गिरने का धमाका सुनाई दिया। टाइगर को फायरिंग करने वाला नजर ना आ रहा था लेकिन गोलियों की लाइन से वो पहचान गया था कि फायरिंग करने वाले सामने बरामदे की सुतून की ओट में है। इसने इसी अंदाजे पर फायरिंग की और दूसरी तरफ से चीख सुनने के बाद वो समझ गया कि फायरिंग करने वाला हिट हो गया है। प्रिंसेस सिद्रा फर्श पर गिरी हुई थी। इसके बाजू से खून बह रहा था और वो उठने की कोशिश कर रही थी। टाइगर ने एक झटके से इसे उठाकर कांधे पर लादा और फिर तेज़ी से दौड़ता हुआ आगे बढ़कर सीढ़ियाँ उतरता चला गया। वो अब जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना चाहता था क्योंकि इसे मालूम था कि फायरिंग की आवाज़ें सुनकर सफारत खाने के मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस पहुँच जाएगी। वो सुरंग में दौड़ता हुआ दूसरी तरफ सीढ़ियों पर पहुँच गया। इसे याद था कि मार्टी ने कैसे रास्ता खोला था, इसलिए इसे कोई मुश्किल पेश ना आई और वो सफारत खाने की उकबी गली में पहुँच गया। मैं ठीक हूँ, मुझे उतार दो, बाहर आती प्रिंसेस सिद्रा ने कहा तो टाइगर ने इसे नीचे उतार दिया और फिर वो दोनों साइड रोड पर निकले और पंजों के बल दौड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। प्रिंसेस सिद्रा ने बाजू पर मौजूद जख्म पर हाथ रखा हुआ था और इसके हाथ पर खून नजर आ रहा था लेकिन वो हिम्मत करके दौड़ती चली जा रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद वो पार्किंग में पहुंच गए। वहाँ कोई आदमी मौजूद ना था। वहाँ इनकी कार के साथ कई और कारें भी मौजूद थीं। कार की चाबी मुझे दो, जल्दी करो, हमने यहाँ से फ़ौरन निकलना है, टाइगर ने कहा। मेरी जैकेट की दाएं जेब से निकाल लो, मैं हाथ जख्म से नहीं उठा सकती, प्रिंसेस सिद्रा ने कहा तो टाइगर ने चाबियाँ निकाली और फिर कार का लॉक खोलकर इसकी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जल्दी करो, सफारत खाने में बड़ी लाइट्स खोली जा रही हैं, साइड सीट पर बैठते हुए प्रिंसेस सिद्रा ने कहा तो टाइगर ने कार स्टार्ट की और इसे एक झटके से बैक करके खुली जगह पर मोड़ा और फिर वो सफारत खाने के मुखालिफ सिमत में कार ले गया। अभी ने दूर से पुलिस गाड़ियों के सायरन की तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही थी लेकिन वो बहरहाल महफूज थे। प्रिंसेस सिद्रा निढाल सी होकर सीट पर तकरीबन लेटी हुई थी। पिछली रात होने के बावजूद सड़क पर ट्रैफिक बहरहाल मौजूद थी। टाइगर ने कार काफ़ी दूर ले जाकर एक साइड पर मौजूद दरख्तों के झुंड में जाकर रोक दी। तुम्हारी बैंडेज करना होगी, तुम्हारा काफ़ी खून निकल गया है और मज़ीद निकलने का मतलब तुम्हारी ज़िंदगी को भी खतरा हो सकता है, टाइगर ने कार रोकते हुए कहा। डिग्गी में इमरजेंसी मेडिकल बॉक्स मौजूद है, प्रिंसेस सिद्रा ने रुकते हुए लहजे में कहा और फिर टाइगर ने ना सिर्फ इसके ज़ख्म की बैंडेज कर दी बल्कि इसे ताकत की भी 2 इंजेक्शन लगा दिए और ये इंजेक्शन लगने पर प्रिंसेस सिद्रा की हालत पहले से बेहतर हो गई तो टाइगर के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। शुक्रिया, प्रिंसेस सिद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है, तुमने आज मेरी जान बचाई है, वरना ये लोग हमें मार देते। तुमने आज वाकई जिस अंदाज में फ़ाइट की है इससे मुझे हैरान कर दिया है, टाइगर ने कार चलाते हुए कहा। तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं इससे भी आगे जा सकती हूँ, प्रिंसेस सिद्रा ने कदरे लाड भरे लहजे में कहा तो टाइगर ने कोई जवाब देने की बजाय बेख्तियार होंठ भींच लिए।
जाहिर है वो इस वक्त प्रिंसेस सिदा की हालत के पेश नज़र कोई सख्त जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए खामोश रहा। और इसकी खामोशी पर प्रिंसेस सिदा की आंखों में तेज चमक उभर आई। जाहिर है इसे यही समझना था कि टाइगर के दिल में इसके लिए नरम गोशा पैदा हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।